नमस्कार, आप देख रहे हैं गढ़ आवाज। मैं हूं महावीर सिंह रमन आपके साथ और आज हम इस वक्त पहुंचे हैं कोटद्वार के विकास पुरुष और पूर्व कैबिनेट मंत्री कांग्रेस से श्री सुरेंद्र सिंह नेगी जी के पास। और नेगी जी हमेशा से जो है कि जनता के बीच रहे, जनता के लिए उन्होंने हमेशा कार्य किया है। और आप सब जानते हैं कि कोटद्वार का अगर विकास किसी नेता ने किया है तो वो सिर्फ कांग्रेस से बहुत वर्षों पुराने नेता और बड़े दिग्गज जो कोटद्वार के माने जाते हैं श्रीमान सुरेंद्र सिंह नेगी जी है। और विकास की गति जो इस समय चल रही है वर्तमान में, जैसे कि जब आप स्वास्थ्य मंत्री थे तो हॉस्पिटल जो हमारा बेस हॉस्पिटल है कोटद्वार का, बहुत अच्छा उसमें आपने उसका मॉडिफाई किया। उसके बाद डॉक्टर भी थे, लेकिन आज जो है कि डॉक्टरों की कमी है। पूरा सरकारी अस्पताल जो है रेफर सेंटर एक बना हुआ है। क्या कुछ होना चाहिए था और क्या है? देखिए, इंसान की ज़िंदगी में या संसार में या किसी भी देश और प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं निश्चित रूप से बहुत बेहतर होनी चाहिए। और स्वास्थ्य अगर किसी व्यक्ति का या जनता का ठीक होता है तो स्वाभाविक रूप से विकास की गति भी आगे बढ़ती है। और ये भी कहा जाता है कि स्वस्थ शरीर के अंदर स्वस्थ मस्तिष्क भी विराजमान होता है। स्वस्थ जब मन और दिल होता है तो स्वाभाविक रूप से जिज्ञासाएं बढ़ती है और स्वाभाविक रूप से जो विकास की गति है उसमें भी जो है बहुत तेजी नजर आती है। मेरा तो यही कहना है कि स्वास्थ्य सेवाओं पर चर्चा की जानी चाहिए। मैंने अभी कुछ दिन पहले कोशिश की है, मैंने सचिव को लिखा भी है कि यहाँ पर जो संसाधन अगर डॉक्टर उपलब्ध नहीं है तो उसकी वैकल्पिक व्यवस्थाएं की जानी चाहिए। और मैं भी 5 साल तक जो है इस विभाग का मंत्री रहा हूँ, लेकिन मैंने डॉक्टर्स की कमी तब भी थी, आज भी बनी हुई है। हालांकि हर बार रिक्रूटमेंट होता है, नए बच्चे आते हैं, लेकिन वो अधिकतर ज्वाइन नहीं करते हैं और ये स्थिति यथावत बनी रहती है। खास तौर पर जो विशेषज्ञ डॉक्टर हैं, जो शल्य चिकित्सा करते हैं, जो ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं, गायनोकोलॉजिस्ट सर्जन हैं या फिजिशियन हैं, इनका बहुत बड़ा अभाव इस समय बना हुआ है पूरे उत्तराखंड के अंदर। और कमोबेश यही स्थिति कोटद्वार जैसे बेस हॉस्पिटल है, जिसको पहले 100 बेड का नहीं था, वो 300 बेड से ज़्यादा का आज हॉस्पिटल है। तमाम व्यवस्थाएं हैं इसमें। पहले जो है जब संयुक्त चिकित्सालय के रूप में एक चल रहा था तब मात्र 34 डॉक्टर्स सैंक्शन थे, आज 58 डॉक्टर्स हैं की स्वीकृति यहाँ पर है। और तमाम मरीजों का उपचार यहीं पे होना था, लेकिन अभावग्रस्त होने की वजह से 19-20 डॉक्टर ही यहाँ, तो जिसकी वजह से बहुत कुछ दिक्कतें हैं। तो मेरा तो सिर्फ ये कहना है कि हमारे सामने भी लगभग यही स्थिति थी कमोबेश, लेकिन उसके लिए यहाँ तो समय बहुत अच्छा था, कांचीपुर ठीक था, लेकिन दूर दराज के क्षेत्रों में जहाँ वास्तव में बहुत सख्त जरूरत है स्वास्थ्य की, उसके लिए वैकल्पिक 3-4 चीज़ों को हमने व्यवस्थित किया। सबसे पहले था कि यहाँ पर हमारे महिलाओं के लिए कोई भी ऐसा स्थान नहीं था जहाँ पे सुरक्षित डिलीवरी हो सके। तो उसके लिए हम लोगों ने 104 चलाई, यानी खुशियों की सवारी को हमने लॉन्च किया। और वो पूरे के पूरे उत्तराखंड के अंदर एक ऐसी सेवा बनकर हुई और ऐसे सफलतापूर्वक हुई कि जहाँ महिलाएं प्रसव काल में बहुत बड़ी मुसीबतों और कभी कभी तो जान से उनको हाथ धोना पड़ता था, उसमें 0% पर हम लोग उसको रियायती किसी प्रकार के हिसाब से नहीं होनी चाहिए। और खुशियों की सवारी में सबसे बड़ी खूबी ये थी कि हमने उसमें एक व्यवस्था की थी कि गंतव्य स्थान तक पेशेंट को लाएगा, जिन स्थान पर डिलीवरी होगी वहाँ डिलीवरी कराएगी, वहाँ पर टिकट देना नहीं पड़ेगा और फिर वापस घर से देने की व्यवस्था उसमें भी गिरावट आई है। बीच में तो बिल्कुल ही बंद हो गई थी, जब हम लोगों ने कहा कि ये योजना ऐसी है, इसको संचालित किया जाना चाहिए। दूसरा, दूर दराज के क्षेत्रों में जब सर्जन नहीं जाएगा तो स्वाभाविक रूप से सर्जरी कैसी होगी। जब सर्जरी नहीं होगी तो लोग जो है तड़पते रहेंगे, परेशानी झेलते रहेंगे और आर्थिक रूप से भी हम लोग बहुत संपन्न नहीं हैं। ऐसी स्थिति में हम लोगों ने सर्जिकल कैंप लगाए थे, यानी 7 डेज का एक कैंप लगता था जिसमें विशेषज्ञ डॉक्टरों को हम लाते थे। और NHM के माध्यम से नेशनल हेल्थ मिशन का पैसा जो भारत सरकार से मिलता था, उसमें एक व्यवस्था थी कि राज्य सरकार चाहे तो उस पैसे को किस रूप में इस्तेमाल कर सकती है, उसी का हमने इस्तेमाल किया। और उसमें आपने देखा होगा, अगर आपको याद होगा, कोटद्वार में भी हमने 1-2 कैंप किए, हालांकि आवश्यकता नहीं थी, लेकिन दूर दराज के क्षेत्रों में जैसे पिथौरागढ़ हो गया, अल्मोड़ा हो गया, उत्तरकाशी हो गया, आपके इधर जोशीमठ हो गया, इन स्थानों पर हम लोगों ने कैंपों के माध्यम से जो वर्षों से परेशान थे
सारे ऑपरेशन वहाँ पे कराया, बहुत सफल हम लोग भी। नंबर 2 स्कीम मैंने आपको बताई। नंबर 3 मैंने एक और स्कीम लॉन्च की थी कि 6 डॉक्टर जाया करते थे कैंप में। अगर पहली तारीख को वो किसी स्थान पे जाना, जैसे मान लिया जाए कि गुमखाल 1 तारीख को है, तो अगली 1 तारीख को फिर वहीं पे वो कैंप जाएगा। 6 डॉक्टर के होते थे, उसमें महिला डॉक्टर होती थे, सर्जन होते थे, फिजिशियन होते थे, गायनेकोलॉजिस्ट होते थे और 2 डॉक्टर जीडीएमओ जो है मंगला जी भोले महाराज जी की कृपा से हम लोगों ने लिए थे और उनकी एक बस के रूप में, जिसमें 40 से ज़्यादा जो है टेस्ट वहीं पर होते थे, वहाँ पे टेस्ट करने के लिए हम लोग उसको विधिवत चला रहे थे। तो लोगों तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुँचने लगी थी और उससे राहत भी लोगों को मिलने लगी थी। तो मेरा तो अभी सरकार से और मंत्री जी से ये सुझाव के रूप में है कि डॉक्टर्स की कमी को देखते हुए हम लोगों को इस दिशा में भी कदम उठाना चाहिए और वो जो तमाम पिछली योजनाएं थी उस पर काम करना चाहिए। मैंने एक कोशिश और की थी, यहाँ पर मेडिकल कॉलेज की स्वीकृति करवाई थी, जिसमें 192 बीघा जमीन उपलब्ध कराई थी और उसके लिए धनराशि उपलब्ध करवा दी थी। उसके चार दीवारी के लिए पैसा मिल गया था, उसमें ट्यूबवेल बनाने के लिए पैसा मिल गया था, जिसका काम भी हुआ, चल भी रहा था। और वही नहीं, वहाँ पर डीपीआर जो बिल्डिंग की बनती है उसके लिए धनराशि उपलब्ध करा दी थी। डीपीआर भी बनकर तैयार हुई थी, शासन में आज तक लंबित है, लेकिन उन्होंने जो पहली किस्त हम लोगों ने 4.5 करोड़ रुपए की दी थी। आपको ये याद दिलाना चाहता हूँ कि जब भी सरकार पैसा स्वीकृत करती है तो फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने तक के लिए व्यवस्था करती है। हम लोगों ने इसको दिसंबर में स्वीकृत करवाया, मार्च में फाइनेंशियल ईयर क्लोज होता है। तो 3-4 महीने के लिए ये महसूस किया जाता है कि 3-4 महीने में कितना पैसा खर्च हो जाएगा, तो उसी के लिए 4.5 करोड़ रुपये स्वीकृत किया था। और शेष धनराशि के लिए भी हम लोगों ने तैयारी कर ली थी, लेकिन दुर्भाग्य से शासन सत्ता बदल गई, उनकी प्रायोरिटी बदल गई। आज स्थिति वहाँ पर क्या है, कैसे आपने देखा होगा, आपके नजदीक भी है। तो ये कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ इससे कितने फायदे होते हैं। कोरोना काल में अगर ये बन गया तो उससे पहले तो बहुत सारे लोगों की जाने बची होती। आज जो रेफरल सेंटर कोटद्वार बना हुआ है बेस हॉस्पिटल, वो नहीं होता, क्योंकि मेडिकल कॉलेज में तो हर हालत में फैकल्टी होनी थी, डॉक्टर्स होने थे। यहाँ पर लगभग 10,000 लोगों पर रोजगार का साधन था। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 10,000 लोग लगते, यहीं के लगते, उसमें से 8,000 लोग यही लगते। तो मैं समझता हूँ कि रोजगार भी देने में एक हम लोग कामयाब हो जाते हैं। और स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने की दिशा में यहाँ से जो गांव से जो 15 ब्लॉक के लोग यहाँ पर आते हैं, वो लोग यहाँ आकर बिल्कुल ठगा हुआ महसूस करते हैं। इतना बड़ा हॉस्पिटल है लेकिन यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है, फिर उसको मेरठ के लिए जाना पड़ता है, जाना पड़ता है। तो मेरा मकसद यही था कि हम एक ऐसा कोटद्वार बनाएं जहाँ पर शिक्षा के लिए बाहर न जाना पड़े, उसके लिए यूनिवर्सिटी खुलवा दें, और दूसरा स्वास्थ्य सेवाओं के लिए भी बाहर न जाना पड़े, उसके लिए हम लोगों ने इस व्यवस्था को कर दिया था। एक यहाँ पर एजुकेशन के सिस्टम को मजबूत किया था, एक कॉलेज खोल दिया था, पानी की व्यवस्था यहाँ हो गई थी, सड़कों की व्यवस्था हो गई थी। तो टाइगर सफारी जो एक और हमारा मिशन था, जो 2014-15 में मैंने भारत सरकार से आया था कि आप हमें टाइगर सफारी के लिए कोई जगह कर दें, हमने वो स्थान दिया था। 4.5 करोड़ रुपए उसमें भी रिलीज हो गया था। और मिस्टर खाती थे सब वाइल्ड लाइफ के चीफ, उन्होंने ऑपरेशन पॉइंट हमारा जो है लालबानी राशनगंज से लेके और नीचे सने तक, लेकिन वो भी जो है आज कहाँ होता, अगर हजारों लोगों को रोजगार मिलता। ऐसे ही अनाश्रम रोजगार की दृष्टि से यहाँ के आर्थिक बढ़ाने के लिए बहुत एक मजबूत कारगर साधन मैंने तैयार किया था, वो भी आज आधा अधूरा पड़ा है, नहीं कर दिया जा रहा है। एक 2004-5-6 में जब मैं पहली बार यहाँ निर्वाचित सरकार बनी थी, उस समय हमने एक केंद्रीय विद्यालय की मांग की थी, जिसमें अर्जुन सिंह ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्टर थे, उनसे स्वीकृति करवाई, लेकिन आज भी जस्ट मेरा सिर्फ एक मानना है कि किसी भी शहर को मुकम्मल बनाने के लिए इन चीज़ों की आवश्यकता होती है। मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि अगर सरकारें बदलती रहती हैं, लेकिन जो प्रगति है, जो डेवलपमेंट के वर्क है,
जो सिस्टम को स्ट्रेंथन करने के लिए मजबूत हो सकती है, उनके लिए तो प्रयास जो है जनप्रतिनिधियों को करने चाहिए। ये मेरा सुझाव है। जनप्रतिनिधियों को सजग होना चाहिए, किसी अपनी जिम्मेदारियों से दूर नहीं उनको जाना चाहिए, अपनी जिम्मेदारियों को निभाना चाहिए। इन चीज़ों का जिनका मैंने अभी जिक्र आपसे किया, इन पर सब पर शासनादेश जारी हैं, पैसा स्वीकृत है। थोड़ा-सा पुशअप करने की आवश्यकता थी। लालढांग चल्लर खाल मोटर मार्ग एलिवेटेड रोड हम लोगों ने स्वीकृत करवा दी थी। शेष धनराशि के लिए भी पैसा उपलब्ध करा दिया था। तो मेरा ये कहना है कि ये चीज़ें बहुत आवश्यक हैं कोटद्वार के विकास के लिए। सर अभी आपने भी सुना होगा कि हमारे कोटद्वार की विधायिका और विधानसभा अध्यक्षा के द्वारा अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी। उसमें जो है कि नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत जो है कि 135 करोड़ रुपए कोटद्वार के लिए ये आए हैं। क्या लगता है आपको कि 135 करोड़ में सीवरेज या जो नदियों नालों का जो सौंदर्यीकरण की बात कर रहे हैं हो सकता है, या मैं तो ये समझता हूँ कि 135 करोड़ अगर आए कोटद्वार में तो 135 करोड़ में कोटद्वार मॉडर्न सिटी बन सकता है, किसी भी चीज़ की कमी यहाँ पे नहीं हो सकती। आप क्या कहेंगे? देखिए, जब नगर निगम बनता है तो नगर निगम बनने के पीछे 2-3 मुख्य कारण होते हैं। नंबर 1 कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार को रेवेन्यू इकट्ठा करके देने की व्यवस्था होती है, यानी करों को लादा जाता है जनता के ऊपर। जब तक 2017 तक मैं इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता था और कैबिनेट में बैठता था जनता की कृपा से, तो उस समय तक मैंने इसका पुरजोर विरोध किया और मैंने कैबिनेट में इस फैसले को नहीं आने दिया, ना ही विधानसभा में पास होने दिया। मकसद साफ था, क्योंकि अनावश्यक रूप से करों को बोझ में क्यों दबाया जाए कोटद्वार की जनता को या किसी भी स्थान को। उसके लिए हम क्या अतिरिक्त कर रहे हैं, पहले कर तो तब लगते हैं। आपके पास कोटद्वार जो पहले म्युनिसिपल एरिया था उसमें 140 लीटर प्रतिदिन प्रति व्यक्ति मिलता है पानी, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र जो 35 ग्राम सभाएं हैं वहाँ पर मात्र जो है 40 लीटर से 50 लीटर प्रतिदिन प्रति व्यक्ति पैसा उतना ही लिया जा रहा है। तो मेरी यही लड़ाई थी, और जब ये मेयर बन गई, क्योंकि लड़े तो जनता ने को साथ दिया, मेयर बन गए, तो मैं राउत जी मुख्यमंत्री थे और कौशिक जी शहरी विकास मंत्री। मैं इन दोनों लोगों को कई बार मिला और मैंने उनसे स्पष्ट किया कि हम कोई भी कर नहीं देंगे जब तक आप। तब उन्होंने 1-2 बार मीटिंगों में बोला कि ठीक है हम ये करेंगे, लेकिन वो नहीं कर पाए। तो फिर मैंने एक दिन उनसे टाइम लिया, फिर मैंने कहा भाई मैं कब आऊँगा, आप टाइम तो दे देते हो लेकिन उसका रिजल्ट तो नहीं आता है। मैंने कहा एक ही शर्त पे है कि आप शहरी विकास के अधिकारियों को भी बुलाइए, उनके सामने भी। तो मुख्यमंत्री जी ने कौशिक जी से कहा कि भाई देखिए जी एक है, क्योंकि वो आदर सम्मान करते थे। जब मैं विधायक मंत्री था तब ये लोग पहली बार जीत कर आए थे 2002 में, और मैंने बहुत सारे काम सभी लोगों के किए, उनमें ये भी थे। उन्होंने समय मुकर्रर हो गया, मदन कौशिक जी के पक्ष में बैठकर हम लोगों ने उसमें सारे जो अधिकारी जी थे, यहाँ पर जो चंद्रेश यादव थे उस समय भी हम उसमें शहरी विकास में चले गए थे, और एक सुमन थे, 4-5 अधिकारियों को बुलाया गया मेरे सामने बैठे। हमने कहा कि आप पहला काम कीजिए कि वहाँ पर पेयजल योजनाओं को पहले अगर शीवर आपने स्थापित करना है तो स्वाभाविक रूप से उससे पहले पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, यानी फ्लश आउट तो पानी करेगा ना, और इसीलिए जो है 135 लीटर की आवश्यकता होती है नकदी में, क्योंकि उसका अधिकतर पानी जो है शीवर पे। उन्होंने आदेश किए कि ठीक है हम इसका आदेश करते हैं, और उस समय एडीबी का जो था वो चंद्रेश यादव थे, यानी एमडी जो थे वो चंद्रेश यादव भी थे, और शहरी विकास पे भी अपर सचिव का काम था। तो उनको निर्देशित किया गया कौशिक जी के द्वारा, और मेरा ये था कि मैं पहले आप शीवर का एक एस्टिमेट बनाइए, फिर उसके साथ ही जो है पानी का बनाइए। इन दोनों एस्टिमेट बना दिए गए, और एक बैठक हुई थी, आपको याद होगा या नहीं होगा, मतलब प्रेक्षागृह में उन्होंने कहा हम जनता को समझाएंगे, बताएंगे भाई क्या हमारा सोच है। मैंने उनसे कहा था कि आप मंत्री जी अगर आप आ सकें तो अच्छी बात है, लेकिन नहीं तो इन लोगों का मुकर्रर हो गया, क्योंकि उस समय यहाँ पर जनपद से कोई दूसरे थे, और उनको बाईपास उन्होंने समझा कि मुझे बाईपास करके ये सब उन्होंने उसमें रिपोर्ट। लेकिन मीटिंग हुई और उसमें करीब 300 लोगों ने 400 लोगों ने प्रतिभाग किया। तमाम लोगों ने अपने अपने ढंग से अपनी बातें रखी। कल हमने पूरा संकलन करते हुए शासन में भेजा, निदेशालय में भेजा, और मुख्यमंत्री को भी एक कॉपी भेजी। उसमें करीब 800 करोड़ रुपए
800 करोड़ रुपए का सिर्फ सीवर ट्रीटमेंट प्लांट के लिए पैसा सैंक्शन करने की डीपीआर की कॉपी आज भी मेरे पास है। हमने पूरे कोटद्वार से लेके झंडीचौड़ सिकटी तक इसको 6 जोनों में बांटा था, जिसमें इन्होंने 5 जोनों में, क्योंकि सीवर ट्रीटमेंट प्लांट अगर बनेंगे तो नदी को क्रॉस करना बहुत मुश्किल है। खो नदी है, इधर पनियाली है, उधर मालन है, उससे पहले सुकरो पड़ती है। तो मैंने 5 जोनों में, एक तो लाल पानी क्षेत्र किया, दूसरा जो है ये सुकरो पट्टी का है, तीसरा मोटरडहाग और 5वां जो है हल्दू खाता वाले में किया। तो उसमें अप्रूव हो गया, मेरे पास उसके एस्टिमेट है। डीपीआर 2018 लास्ट में इसके बनकर तैयार हो गई, जो शासन में लंबित है। पानी की भी योजना करीब 400-500 करोड़ रुपए की थी, जिसमें नए सिरे से आपके जो है ट्यूबवेल बनने थे, ओवरहेड टैंक बनने थे, पाइपों का साइज बढ़ना था, क्योंकि और घर घर तक जो है फ्लश के लिए व्यवस्था सुनिश्चित होनी थी। ये पहले से ऑलरेडी है। अब नमामि गंगा के द्वारा अगर कोई पैसा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि सरकार के पास वो अधिकार है कि अगर डीपीआर एडीबी से, ये एडीबी की लोन की योजना है, नमामि गंगा भी किसी न किसी द्वारा फंडिंग हो रही होगी, तो एडीबी पहले उसने लोन कर रहा था, उसके लिए डीपीआर बनाई थी। उसमें काफ़ी हद तक यहाँ पर सर्वे भी हुआ। अगर आपको याद होगा कि 18-19 में हर घर में जाकर एक सर्वे किया गया था कि यहाँ पर पानी की क्या व्यवस्था है, सीवर कैसे चलेगा, क्या करेंगे, तो उसका पूरा एक मास्टर प्लान बना था। अब उन्होंने उसी पैसे को अगर नमामि गंगे से कहाँ 400 करोड़, कहाँ 500 करोड़, तो 135 करोड़ में इसका मतलब ये है प्रथम दृष्टया ये कुछ इलाके को ले रहे हैं और उसमें काम करने का प्रयास। अब हमारा सिर्फ ये कहना है कि टैक्स लेना प्रारंभ कर रहे हो, कॉमर्शियल टैक्स आपने लेना पड़ेगा। आपसे हम एक सवाल पूछना चाहते हैं आपके माध्यम से सरकार को, कि आखिर टैक्स किस बात का ले रहे हैं? सड़कें बन रही हैं, पहले भी बनती थी, पहले इससे अच्छी बनती थी, पहले पीडब्ल्यूडी बनाता था, नगर निगम बना रहा है, उसकी गुणवत्ता और गुणवत्ता में निश्चित रूप से फर्क होगा। कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन वही है, यानी कि जो पीडब्ल्यूडी के द्वारा एक कीमत होती है कि 100 मीटर, 500 मीटर, 1 किलोमीटर की रोड सीमेंट कंक्रीट बनेगी तो इतना पैसा लगेगा, और अगर कोलतार के बनेगा तो इस तरफ। तो पैसे में कोई वेरिएशन नहीं है, लेकिन काम तो हम कर ही रहे हैं। लेकिन आज अगर ये सवाल है, और जैसे कि इन्होंने अभी मुझे जानकारी मिली है कि अभी को जारी किया है कि आप 31 मार्च तक अपना टैक्स इस साल का जो महीने वाइज जो हर साल देना होता है उसको लेने की बात कर रहे हैं, नहीं तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पहला तो मेरा ये कहना है कि इसको रोक दिया जाना चाहिए, क्योंकि हमने भी कहा था कि भाई जब तक आप हमारे को ये फैसिलिटीज नहीं देंगे तब तक हम टैक्स किस बात पर दें। भाई दुकानदार के पास जाते हैं, अगर कहते हैं कि 5 किलो राशन दे दे बुला, तो वो 5 किलो राशन देता तब तो आप पैसा देते हैं। तो ये भी एक किस्म से कमर्शियल डिपार्टमेंट हो गया, जैसे बिजली का है कि बिजली का बिल आता है तो हमको पेमेंट करना पड़ता है, नहीं तो काट देते हैं। हर संस्थान का बिल देना पड़ता है, अगर नहीं देंगे तो कट जाता है। तो मेरा ये कहना है कि इसमें दो ढंग से क्यों बात की जा रही है, और इसी बात के लिए शायद उनके सेक्रेटरी से सीधे बात करता था, हालांकि ये यहाँ पर अपना काम करती थी तो वहाँ मैं देखता था, और इसी दबाव में आकर उन्होंने ये सारे व्यवस्थाएं की थी और ये कहा कि हम इसको करेंगे और 10 साल के लिए जो है टैक्स फ्री भी कर दिया। आपने देखा होगा कि हम टैक्स के लिए जगह जगह गए, हमने यहाँ पर धरना प्रदर्शन भी किया। नगर निगम में तो अधिकारी तक नहीं, मतलब एक अधिकारी नगर आयुक्त जो मुख्य रूप से होता है वो एसडीएम चार्ज में था, और वो भी कभी कभी आता था या फाइलें वहीं मंगाता था। जब मैं उस पर कुमार जो चीफ सेक्रेटरी थे उनसे मिला, जब मैं हार गया कि ये लोग नहीं कर पा रहे, तो उन्होंने जो है फटकार लगाई थी सारे अधिकारी, मतलब शहरी विकास सेक्रेटरी को भी बोला था, डीएम को बोला और कमिश्नर साहब को बोला, सभी लोगों को उन्होंने एक तरफ से बातें की गई क्या कर रखा, क्यों आपने बनाया और क्यों नहीं फैसिलिटीज उपलब्ध कराई। तब उसके बाद हरकत में यहाँ पर बैठने के लिए जगह नहीं थी, यहाँ पर कर्मचारियों के नाम से कोई व्यक्ति नहीं था। आज तो इस हालत में तो कम से कम नगर निगम है कि वहाँ पर नगर आयुक्त है, सहायक नगर आयुक्त है, सेंट्रल इंस्पेक्टर पहले एक होता था, 1 से 40 वार्ड, वही सेंट्रल इंस्पेक्टर जो पहले
नगर क्षेत्र यानी म्यूनसिपल एरिया में था वही पूरा देख रहा था। कर्मचारियों की संख्या बिल्कुल बहुत सीमित थी। तो कोई 200-250 कर्मचारियों की नियुक्ति करवाई, उसके लिए पैसा लाए। तो आज काफ़ी हद तक मतलब ये कह सकते हैं कि एक ऑफिस का रूप इसने लिया है, और ऑफिस का रूप जब ले लिया तो एक टेंशन तो कम से कम होगी। अब यहाँ पर पैसा बहुत कमाता था, मुझे 2 साल लगे, क्योंकि मैं पहले मंत्री जी या मुख्यमंत्री के चक्कर में ज़्यादा रहा, और फिर उसमें वो समझ नहीं पाया कि मैं क्यों पैसा मांग रहा हूँ, क्यों ज़्यादा मांग रहा हूँ। मैंने लॉजिक दिए उनको, और जब ये लॉजिक देने के बाद नहीं कुछ हुआ तो फिर मैं उसी दिन, जिस दिन मैं उत्पल कुमार मिला था, मैंने उनसे भी इस बात का जिक्र किया। इंदु कुमार पांडे जो पूर्व मुख्य सचिव थे, रिटायर्ड थे, लेकिन एडवाइजर थे सरकार के फाइनेंशियल कामों के। उनसे मैंने कहा भाई ये तो बहुत बड़ा मजाक आप कर रहे हैं। तो उन्होंने मुझे कमिटमेंट किया था मैं आऊँगा भी वहाँ, और आपको मैं 3 महीने के अंदर अंदर ये फंड दिलाऊंगा। जो पहले 1 लाख रुपए त्रैमासिक यानी 3 महीने के लिए मिलता था, लगभग 1 करोड़, वो आज 6.5-7 करोड़ रुपए मिल रहा है। तो तब से हुआ, और जिसकी वजह से आपने देखे होंगे कि जगह जगह कुछ काम भी हुआ। तो मैं वर्तमान में, तो उस समय ये कहा जाता था कि भाई मेयर कांग्रेस की है और सरकार उनकी है, और ये चुनाव भी जीता गया इसी आधार पर। तो आप तो दोनों ही लोग बीजेपी के हैं। अगर हमने 1 करोड़ से बढ़ाकर उसको 6.5-7 करोड़ कर दिया, जिसके मैं पेपर आपको दिखा सकता हूँ, तो अब तो मैं समझता 15-20 करोड़ रुपए होना चाहिए था कि यहाँ के कामों को बेहतर ढंग से कराया जा सके। तो ये तमाम चीज़ें हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये स्कीम उस समय के द्वारा स्वीकृत कराई गई थी। फीवर ट्रीटमेंट प्लांट जिनको 5 जगह बनना था, फीवर लाइनें पड़नी थी, ओवरहेड टैंक बनने थे, नए ट्यूबवेल खुदने थे, नई लाइनें पड़नी थी। ये सारी योजनाएं जो है ऑलरेडी सैंक्शन है, नाम आप भले ही कुछ दे रहे हैं। तो ये अलग अलग बातें हैं, और इसके लिए कोशिशें होनी चाहिए, और अच्छी बात है प्रगति मिला है। लेकिन तब तक किसी प्रकार का टैक्स नहीं लिया जाना चाहिए। वर्क अगर फीवर ट्रीटमेंट प्लांट अगर आज बनने हैं, लेकिन पैसा अगर आप लेना शुरू कर देंगे टैक्सेस के रूप में, कॉमर्शियल टैक्स, आवासीय टैक्स के रूप में, तो फिर तो जनता जो है ठगी से रह जाएगी, उनके साथ बेइंसाफी होगी। इस बात को, इस गंभीरता को भी जनप्रतिनिधियों को समझना चाहिए कि जब तक सीवर लाइनें बढ़ नहीं जाती, जब तक सीवर जो है प्रारंभ नहीं हो जाता, जब तक ड्रिंकिंग वाटर नहीं मिल जाता, जब तक तमाम सुविधाएं यहाँ पर जो नगर निगम के अंदर पड़ते हैं, उसके परिधि में पड़ती है, वो नहीं मिल जाती, तब तक टैक्सों से दूर रखना होगा। ये हमारी मांग है, और इस शासन से भी पुरजोर हमारी मांग रहेगी, स्थानीय जनप्रतिनिधियों से भी मांग रहेगी, और यहाँ की जनता को के साथ अन्याय नहीं होने देंगे, ये तय है।